हाँ तो विद्यार्थियों, मैं हूँ ओम प्रकाश सुमन और मैं आज आपको पढ़ाऊँगा 12th एग्रीकल्चर, जिसमें हमने एक डेमो क्लास के रूप में एक फसल ली है जो कि अभी उसका सीजन भी है, चावल। ठीक है, चावल की ये फसल है, इसके क्या क्या गुण हैं, इसके क्या क्या कैरेक्टर हैं, इन सबको हम अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम देखते हैं चावल की फसल में क्या क्या मुख्य चीज़ें होती है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ 12th एग्रीकल्चर आरबीएससी का सिलेबस है, जो अब बदलेगा नहीं, 12th में जैसा वैसा रहेगा। और हमारे पाठ का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। क्या नाम है पाठ का? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो हमारी फसल नंबर 1 आती है चावल, जिसको धान या पेडी भी कहते हैं। इसको हम धान या पेडी भी कहते हैं। इस फसल में इसका बॉटनिकल नेम हम बताते हैं ओराइजा सेटाइवा। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। इसके बाद इसका कुल कौन सा होता है? इसका कुल होता है ग्रेमिनिया पोएसी। ग्रेमिनिया पोएसी जो कुल है, ये हमारे पास एक प्रकार से कौन सा कुल है? घास कुल है। इसको हम घास कुल भी बोल सकते हैं। इसी में गेहूं वगैरह भी आता है। चावल की उत्पत्ति की बात करें तो चावल दक्षिण पूर्वी एशिया की मुख्य फसल है। भाई, चावल की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? दक्षिण पूर्वी एशिया में। और अगला गुण इसका देखते हैं तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 24, यानी इसके जो युग्मक बनते हैं तो एक युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो ये एक प्रकार से 2n फसल है। गुणसूत्रों की संख्या आपसे पूछ सकती है, कितनी होती है? 24 होती है। ठीक है, जेड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ना चाहे देखना चाहे। बीज के प्रकार, बीज किस प्रकार का होता है? तो इसका बीज एक प्रकार से पेनिकल प्रकार का होता है। धान का जो बीज होता है, धान के बीज को हम क्या कहते हैं? पेनिकल कहते हैं। अगला फल की बात करते हैं। जो फल होता है उसको हम कैरियोप्सिस कहते हैं। आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि जो फलों के प्रकार होते हैं कैरियोप्सिस होते हैं। कैरियोप्सिस का मतलब क्या होता है कि जो फल होता है वो दाल में विभक्त नहीं होता है और धारियाँ पाई जाती है इसके ऊपर। क्या पाई जाती है? धारियाँ, लेकिन मजबूत धारियाँ पाई जाती है। जैसे गेहूँ होता है, गेहूँ में इस प्रकार से होता है जॉइंट वगैरह, बीच में एक छोटी सी धारी पाई जाती है। बात करते हैं इसके क्या क्या मुख्य लक्षण हैं। इसका एक मुख्य लक्षण है धान का कटोरा। भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। उत्पादन की बात करें तो इसके उत्पादन में वर्ल्ड में, संसार में पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है। तो हमसे पूछा जाए कि विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। जबकि प्रथम स्थान किसका है? चीन का है। चीन, याद रखना, नकली चावल भी बनाता है जिससे बीमारियां वगैरह होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम भारत की। तो भारत में इसका उत्पादन में किसका कौन सा स्थान है? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल का प्रथम स्थान है। जो पहले लिखूंगा वो प्रथम स्थान होगा, है ना। दूसरा पंजाब का दूसरा स्थान है और आंध्र प्रदेश का चावल उत्पादन में तीसरा स्थान है। वैसे राजस्थान तो एक शुष्क प्रदेश है, फिर भी यहाँ पर चावल का उत्पादन होता है। तो सबसे पहला स्थान होता है चावल उत्पादन का राजस्थान में बूंदी का, दूसरा स्थान गंगानगर का, तीसरा स्थान हनुमानगढ़ का। गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो चावल उत्पादन है ये सब किसकी देन है? ये सब इंदिरा गांधी नहर की देन है। चावल के महत्व की बात करते हैं। चावल का महत्व क्या है? क्यों हम चावल की खेती करते हैं? तो चावल की खेती मुख्य रूप से खाद्यान्न के लिए की जाती है।
और दक्षिणी भारत में जो मुख्य खाद्यान्न है वो चावल ही है। चावल में प्रोटीन तो बहुत कम होती है, 6 से 7% प्रोटीन होती है और वसा 1 से 1.5% होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है, 65 to 70% इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो चावल सबसे इम्पोर्टेंट चावल हमारे लिए कौन सा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चावल हमारे लिए होता है सुनहरा चावल। सोने के जैसा रंग का जो चावल होता है वो सबसे बेस्ट होता है। और क्यों बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें विटामिन ए पाया जाता है और इसी को हम बासमती चावल कहते हैं। कौन सा चावल कहते हैं, बासमती। याद रखना, सुनहरा चावल जो होता है उसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है और विटामिन ए आपको पता है आँखों के लिए सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट अब इसकी बुआई करेंगे, इसकी खेती करेंगे तो हमको उसकी जलवायु के बारे में पता होना चाहिए। तो इसकी जलवायु उष्ण व नम जलवायु होनी चाहिए। उष्ण व नम जलवायु का मतलब है गर्मी पड़नी चाहिए और वहाँ पे थोड़ी थोड़ी हवा में नमी होनी चाहिए। तापमान की बात करें, जब हम धान की खेती करते हैं तो अंकुरण के समय जो तापमान होगा वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए। अंकुरण के समय धान का तापमान कितना होना चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसकी बढ़ोतरी होती है तो इसका टेम्परेचर होना चाहिए 15 से 20 सेंटीमीटर। फसल पकते समय धान का तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। हम वर्षा की बात करें तो वर्षा कितनी होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर। वर्षा कितनी होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर चावल की फसल में वर्षा होनी चाहिए। आगे बात करते हैं हम इसमें मृदा यानी मिट्टी की बात करते हैं। तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए हमारे पास चिकनी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। कैसे मिट्टी होनी चाहिए, चिकनी दोमट मिट्टी होनी चाहिए और जिसकी पीएच कितनी हो, 5 से 6.5 के मध्य होनी चाहिए। यानी हल्की सी अम्लीय पीएच होनी चाहिए चावल की फसल के लिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे वर्षा की। तो वर्षा कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। आगे बात करते हैं मिट्टी, मृदा। चावल की खेती करते समय चिकनी दोमट मृदा की हमें ज़रूरत होती है, वो हमारे पास होनी चाहिए। काली मिट्टी की बोल सकते हैं, काली मिट्टी होगी और इसकी पीएच 5 से 6 के मध्य होनी चाहिए। ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है पेपर में, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मृदा की तैयारी करेंगे, महीना कौन सा होना चाहिए, मई जून। धान की फसल की तैयारी के लिए हमें मई जून का महीना हमारे लिए सबसे परफेक्ट रहता है। अगर मृदा की तैयारी मई जून में करेंगे, फिर बुआई कब करेंगे। बुआई 2 तरह की होती है। एक तो होती है सीधी बुआई, सीधी बुआई होती है। सीधी बुआई में हम क्या करेंगे, सीधा हम चावल लाएंगे मार्केट से, उसको छांट देंगे। दूसरी रोपाई विधि, हम एक एक पौधा रोप के करेंगे, जो कि हम हमारे एरिया में करते हैं, हमारे हड़ौती वगैरह में भी इसी तरह से होता है। सीधी बुआई करेंगे, पहले तो 2-3 जुताई करेंगे और फिर पाटा लगा देंगे। 2-3 जुताई करेंगे खेत की, अच्छे से उनके जो मिट्टी वगैरह है, कण है, उसको बारीक कर लेंगे। और बुआई करेंगे हम जब, तो बुआई से 15 दिन पहले सिंचाई होनी चाहिए भाई। अगर हमें चावल की खेती करनी है तो बुआई से 15 दिन पहले हम क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। और सिंचाई के 5 से 7 दिन बाद हम खरपतवारों को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब खरपतवार हटाएंगे हम हल से हटा सकते हैं या फिर हाथों वगैरह से, या दवाई छिड़क कर हम हटा सकते हैं। तो ये पहली विधि थी, सीधी बुआई करेंगे तो 2-3 तो जुताई होगी और साथ में क्या होगा, पाटा लगाना पड़ेगा। पाटा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, उससे पहले जो ये सिंचाई जुताई वगैरह करेंगे, उससे पहले बुआई से 15 दिन पहले हम क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। और सिंचाई करने के 5 से 7 दिन बाद उसमें बाव वगैरह आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, उसमें खरपतवारों को हटा देंगे। ये हमारे चावल की सीधी बुआई। रोपाई करेंगे, रोपाई कैसे करेंगे, 20 से 25 टन गोबर की खाद लाएंगे हम पहले तो। प्रति हेक्टेयर की बात करते हैं हम, ये 20 से 25 टन गोबर की खाद अल्टी पल्टी करके मिला देंगे। जब हम इसकी फसल बोने से पहले इसकी जुताई करेंगे
तो गोबर की खाद लेकर के हम उसको उसमें मिक्स कर देंगे, है ना। मिक्स करके उसको बिल्कुल बारीक कर लेंगे, रप्चर कर लेंगे। उसके बाद हम रोपाई करेंगे। तो किस में कौन कौन सी होनी चाहिए? चावल वही बिकता है जिसमें खुशबू आती है। खुशबूदार चावल बासमती, पूसा बासमती नाम से आता है। ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट किस्में हैं, बासमती और पूसा बासमती। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, भारत का जादुई धान। भारत का जादुई धान, इसको हम जया कहते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या है, एक इसकी किस्म है, उसको भी हम काम में ले सकते हैं। बोते समय बीज दर कैसी होनी चाहिए? हमको धान की खेती करनी है तो बीज दर, अगर छिटकवा विधि करते हैं, कौन सी विधि करते हैं? छिटकवा विधि। छांट देते हैं हम इसको डायरेक्ट सीधा ला करके, पौधे नहीं बनाते हैं, छांट देते हैं। तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर छिटवा विधि से हम 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में हम 100 किलोग्राम बीज का इस्तेमाल करेंगे। संकर धान की बात करते हैं तो संकर धान में हम 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम इस्तेमाल करेंगे। अगर नर्सरी द्वारा हम जो रोपाई करते हैं तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये डेपोक विधि भी कहलाती है। डेपोक विधि में हम 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से धान के बीज को बोते हैं। पौधरोपण विधि से, पौधरोपण में हम क्या करेंगे? नर्सरी में 21 दिन तक धान को रखेंगे। उसके बाद हम जब पौधे की रोपाई करेंगे तो पौधे से पौधे की दूरी, प्लांट टू प्लांट की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और पौधे की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद चावल में कौन कौन से रोग लग सकते हैं? तो चावल में एक रोग लगता है भूरी पत्ती धब्बा रोग। कौन सा रोग लगता है? भूरी पत्ती धब्बा रोग। तो भूरी पत्ती धब्बा रोग बंगाल का फेमाइन कहते हैं, और इस रोग की वजह से पश्चिम बंगाल में अकाल पड़ जाता है, पूरा का पूरा चावल खत्म हो जाता है। इस वजह से इसको हम बंगाल का फेमाइन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? तो इसके होने का कारण है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। ये एक कवक होता है। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी ये कवक का प्रकार है, इसकी वजह से ही ये रोग होता है। बचाव क्या करेंगे? बचाव कैसे होगा? बचाव करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके बचाव के लिए हम बुआई से पूर्व एग्रोसान 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से, अगर मान लीजिए हमें 10 किलोग्राम बीज बोना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 2 ग्राम के हिसाब से कितना हो गया? 2 गुना कर दो 10 गुना। तो इस तरह से पहले हम एग्रोसान या 2 ग्राम प्रति किलो की दर से हम क्या कर देंगे? उसमें हम बीज मिला देंगे, यानी बीज उपचार करते समय ये काम करना पड़ेगा। उसके बाद अगर फसल खड़ी हुई है उसमें भी ये रोग हुआ है तो खड़ी फसल में हम मैंकोजेब या जिनेब का छिड़काव करेंगे। मैंकोजेब या जिनेब का छिड़काव कर देंगे, जो कि 0.1% की दर से हम इसमें छिड़काव करेंगे। तो ये था 12th एग्रीकल्चर का फसल नंबर 1, लेसन नंबर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन।